आप सभी को मैं नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसको हम राजनीतिक शास्त्र भी बोलते हैं। इसमें आपको अध्याय, इसमें संविधान नहीं, संसद से जितना भी रिलेटेड जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपी पीसीएस से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्टकट के माध्यम से, ताकि आपको 2 घंटे में टोटल 350 क्वेश्चन, 350 प्लस क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, ताकि जितने भी एग्ज़ाम है, जैसे कोई भी स्टेट पीसीएस हो या छोटा मोटा जितना भी एग्ज़ाम है, उसमें यह क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का अनुमान लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले वन लाइनर के थ्रू समझाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एमसीक्यू दिया जाएगा और जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको दिया जाएगा। इसमें सिर्फ अभी वन लाइनर बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसमें बताते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी और संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आपको अनुच्छेद 79 है, 79, आर्टिकल 79 है। इसमें देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? तो याद रखिए 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा। देखिए 1935 में ही भारतीय शासन अधिनियम द्वारा कह दिया गया था कि केंद्र में आपको 2 सदन होगा, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन, जिसको आज के समय में उच्च सदन जिसको राज्यसभा बोलते हैं और निम्न सदन जिसको लोकसभा बोलते हैं, उसी समय लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद में कौन शामिल होता है? देखिए आपको संसद बोला जाएगा, तो यहाँ देखिए संसद, एक होता है सांसद होता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है, उसको सांसद बोलते हैं। या देखिएगा सांसद, संसद बोलते हैं जो राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा हो, उसको एक संसद बोलते हैं। नीचे देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? इसको स्टार लगा लीजिएगा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 81 में, याद रखिएगा। देखिए संविधान के मूल पाठ में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो याद रखिएगा 500। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दिया गया था? तो याद रखिएगा 31वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 31वां संविधान संशोधन में ही आपको 545 लोकसभा सदस्य हो गया था। देखिए लोकसभा का सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? तो 550। याद रखिए 550। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? तो आपको 543। 2 आंग्ल भारतीय था, वो हट गया, याद रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन लोकसभा का सदस्य की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन में। 7वां संविधान संशोधन में आपको 525 कर दिया गया था और 31वां संविधान संशोधन में आपको 550 कर दिया गया था। याद रखिए 550 कर दिया था, 550 नहीं 545, याद रखिएगा। 17वां संविधान संशोधन में आपको 525 किया गया था और 31वां संविधान संशोधन में 543 कर दिया गया था। याद रखिएगा 543 कर दिया गया था, 543 और प्लस 2 आंग्ल भारतीय, 43 प्लस हो गया 545 था। आपको याद रखिए 545 31वां संविधान संशोधन में था। याद रखिए 2 आंग्ल भारतीय था, जो आंग्ल भारतीयों को हटा दिया गया है। याद रखिए कब हटा दिया गया? जैसे नीचे क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में आंग्ल इंडिया को मनोनयन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? तो याद रखिएगा 104 के संविधान संशोधन में। कब? 25 जनवरी 2020 में। कितना था? 545 था। 31वां संविधान संशोधन में कितना था? 545। 545 में 2 एंग्लो भारतीय था, तो 2 एंग्लो भारतीयों को हटाकर 543 कर दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन में 525 था और 31वां संविधान संशोधन में 545 था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास था? तो यह राष्ट्रपति के पास था। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 95 संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों को आरक्षण रखने संबंधित प्रावधान कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? तो याद रखिएगा 2020 तक के लिए। फिर आपको संविधान संशोधन होकर फिर से आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा सीट में आरक्षण संबंधी प्रावधान बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा, फिर से बढ़ गया है। या 2020 तक, 2020 खत्म हो गया और उसके बाद आपको 2026 का ऐसा ही था, क्योंकि 2026 में याद रखिए 2026 में आपको जनगणना होने वाला है और 26 में जनगणना होगा। अब उसी हिसाब से लोकसभा का सीट भी बंटवारा होगा। देखिए यहाँ पे नीचे क्वेश्चन देखिए, यही बात लिखा हुआ है। लोकसभा में राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है? ये आपको 1971 के जनगणना के आधार पर ही 1971 के जनगणना के आधार पर अभी भी लोकसभा के राज्य का स्थान का बंटवारा हुआ है, बांटा गया है। अब 2026 के बाद आपका जनगणना होगा। अब उसी हिसाब से लोकसभा का सीट बढ़ जाएगा, ताकि देख रहे हैं कि इस बार जो आपको संसद भवन भी बना है तो बड़ा बना है, क्योंकि जानते हैं कि 26 के बाद लोकसभा का सीट बढ़ने वाला है। अभी कितना है? 543 है। हो सकता है कि 800 भी जा सकता है, 800 भी जा सकता है लोकसभा सीट, क्योंकि जनसंख्या आपको 1971 से लेकर 2026 तक बहुत सारे जनसंख्या बढ़े हैं। क्या गुना? 25 गुना मतलब 25% बढ़ा है। तो उस वजह से सीट भी लोकसभा का बढ़ने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे कि संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक लोकसभा सदस्य की संख्या यथावत 543 रहेगी। कौन सा? 84वां संविधान संशोधन द्वारा 2013 में आया था। 2003 में 84वां संविधान संशोधन आया था। लोकसभा सदस्य के चुनाव किस प्रकार होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति मताधिकार आधार पर होता है। देखिए लोकसभा सदस्य को हम लोग जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। जनता लोकसभा सदस्य को चुनता है, याद रखिए। और लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य मिलकर राष्ट्रपति चुनाव करता है। इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जनता नहीं देता है राष्ट्रपति को वोट। हम वोट जिसको देते हैं, जो जीतता है, फिर वो जीते हुए पार्टी फिर राष्ट्रपति को बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये आपको 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए लोकसभा का सदस्य का निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष। और याद रखिएगा राष्ट्रपति के लिए को 35 वर्ष होना चाहिए। किन 2 राज्यों में लोकसभा की समान रूप से 14 सीट है? तो याद रखिए झारखंड और आसाम के दोनों का 14 सीट है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश लोकसभा में एक समान सीट प्राप्त है। इन्हें कितनी सीटें प्राप्त है? तो 25। आपको राजस्थान में लोकसभा का सीट 25 है, आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा की सीट 25 है।
किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति लाभ के पद धारण करता है या चित्रीकृत है या अनुन्मोचित दिवालिया है या भारत के नागरिक नहीं है, वह संसद का सदस्य चयन जाने के लिए अयोग्य है। तो अयोग्य डिस्क्वालीफाई है। तो अनुच्छेद आपको 201 के तहत कोई व्यक्ति अनुच्छेद 102 खंड 1 के अधीन उपबंधित नियोक्ता से ग्रस्त है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो ये राष्ट्रपति लेता है। याद रखिए, राष्ट्रपति इसका निर्णय करता है। संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करने के से पूर्व राष्ट्रपति किसकी राय लेती है? तो चुनाव आयोग से। बिना चुनाव आयोग से राष्ट्रपति परामर्श लेकर किसी को संसद सदस्य के अयोग्यता नहीं ठहरा सकता। तो अनुच्छेद कितना है? 103 में। नेक्स्ट देखेंगे, ये बहुत सारा ये इम्पोर्टेंट है। कोई संसद सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो यथास्थित लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। आपको बता देते हैं दल बदल विरोधी अधिनियम क्या है। दल बदल कानून क्या है? मान लीजिए कि इसमें सीधे बोला जाता है चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलने के पर रोक लगाना, अपने पार्टी को बदलने से रोक लगाना, यह दल बदल कानून है। बहुत जगह देखे होंगे क्या होता है कि मान लीजिए कि ए बी है, टोटल आपको 1500 सीट है। इसने बहुमत से आपको 8 ले आया, 8 ये ले आया 7, बी ने 7 सीट, बी पार्टी ने 7 सीट जीता और ए पार्टी ने 8 सीट जीता। मान लीजिए कि बी ने लालची दे दिया ए पार्टी वालों के कि हाँ तुम इधर आ जाओ, तुमको ये बना देंगे सीएम, डिप्टी सीएम ऐसा बना देंगे। मान लीजिए इसमें से दो चला गया, मगर देखिए पार्टी तो इस पार्टी से जीता था, तो इस पार्टी में 2 चला गया, तो इस पर दल बदल 2 लोग पर दल बदल का कानून लग जाएगा, उसको 2 लगेगा। अगर मान लीजिए कि 8 का मान लीजिए 2 तिहाई, 8 का 2 तिहाई कितना हो गया? मान लीजिए ना, यहाँ 9 है तो 3 से करे 6 मान लीजिए 6 अनुमान। तो 6 लोग अगर ए में चल जाएगा, बी में चला जाएगा, बी पार्टी में, ए पार्टी छोड़ के बी में चला जाएगा, तो इस पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। दल बदल कानून कब नहीं लगेगा? जब मान लीजिए कि कोई किसी पार्टी से 2 तिहाई सदस्य, 2 तिहाई विधायक या सांसद एक साथ मिलकर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी कुर्सी नहीं जाएगी, उस पर दल बदल के कानून नहीं लगेगा। याद देखिएगा, अगर आपको 2 तिहाई से कम किसी पार्टी में जा रहा है, उस पार्टी को छोड़कर लालच के कारण बी में जाएगा तो वो दल बदल कानून लग जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संसद सदस्यों के लिए योग्यता विहित करने वाली जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1951 में। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कितने वर्ष की सजा पाने पर संसद का सदस्य चुने जाने का अयोग्य हो सकता है? 2 वर्ष से अधिक आपने सजा काटे हैं तो आप संसद का चुनाव नहीं लड़ सकते। याद रखिएगा, लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ सकते अगर 2 वर्ष से ज़्यादा आपने सजा काटी हो तो। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, किसी व्यक्ति को लोकसभा सदस्य चुनने जाने के लिए कहाँ की मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए? भारत के किसी भी, यहाँ देखिए, किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में। याद रखिए, जैसे आप पीएम के देखोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आप इनका जन्म आपको गुजरात में है, फिर भी या यूपी में जाकर वाराणसी में चुनाव लड़ते हैं। तो क्यों? ये भी यहाँ पर भी गुजरात में भी संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के ये उनका जन्म स्थान है, मगर ये जाके बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं। याद रखिएगा, यही बात बोला इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का विघटन
किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। देखिए इसमें क्या होता है? अप्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आपको बताते हैं अब अविश्वास प्रस्ताव क्या है। देखिए इसमें क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव में लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार, देखिए चुनी हुई सरकार किसको बोलते हैं? देखिए याद रखिएगा, सरकार सभी को नहीं बोलते, सरकार सिर्फ कैबिनेट बोलते हैं, कैबिनेट पीएम को, कैबिनेट को और राज्य मंत्री को ही सरकार बोलते हैं, याद रखिएगा। मंत्रिमंडल सदस्य जितना होता है, बाकी सदस्य मान लीजिए कि टोटल 500 लोग हैं, 500 लोग हैं, इसमें 15% ही मंत्री बनते हैं, तो यही 15% मंत्री ही सरकार कहलाएंगे, बाकी सदस्य सरकार नहीं होंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ बोल रहा है चुनी हुई सरकार तब तक सत्ता में रहेगी जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर लोकसभा में बहुमत रहेगा तो सरकार बना रहेगा। अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिरा देगा, सरकार का विघटन हो जाएगा। इसमें क्या होता है? जैसे देखते हैं गठबंधन में, जैसे अधिकतर तो केंद्र में गठबंधन की सरकार बनती है, तो गठबंधन सरकार में कोई बड़ी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेता है, तो विपक्ष को लगता है कि हाँ अविश्वास प्रस्ताव लाना है ताकि सरकार गिर जाए, या पार्टी के भीतर फूट या बगावत नाराज हो जाती है, तो इससे भी जान जाता है विपक्ष पार्टी की सरकार में के पास बहुमत नहीं है, या सरकार लोकसभा में कोई बहुमत जरूरी बिल लाते हैं, लोकसभा में बहुत जरूरी बिल लाते हैं, जैसे बजट हो गया, संविधान संशोधन हो गया, तो पास कराने का असफल हो जाती है, जैसे उनका बहुमत नहीं मिल पाता है बिल पास कराने में, तो विपक्ष जान जाता है कि इसके पास समर्थन नहीं है। इसी तहत लोग विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। इसमें क्या होता है? आपको अविश्वास प्रस्ताव याद देखिएगा, यहाँ देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 संसद सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। 50 अगर सदस्य ने शामिल हो गया, उनका हस्ताक्षर हो गया, तो सरकार गिराने के लिए वोटिंग होगा। अगर मान लीजिए सत्ताधारी पार्टी से या कोई पार्टी से 50% से अधिक वोट नहीं दिया, देखिए पहले आपको इतना समर्थन चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, विपक्ष को इतना समर्थन मिल गया, 50 सदस्य, इसमें परसेंट नहीं, 50 सदस्य समर्थन मिल गया तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अब वोटिंग होगा, वोटिंग में अगर सरकार के खिलाफ वोट अगर 50% से अधिक नहीं पड़ा तो सरकार गिर जाएगा, या लोकसभा विघटन हो जाएगा, सरकार गिर जाएगा। 50 अगर सत्ता पक्ष जो रूलिंग पार्टी है, अगर 50% से अधिक वोट लिया या उस सदन में, याद रखिएगा उस संसद सदन में 50% अधिक लिया तो सत्ता में बने रहेंगे। इसी को अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। ये अच्छे से समझा दिए हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकाल। देखिए आपातकाल के लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा दिया जाता है? तो 1 वर्ष के लिए। मान लीजिए कि आपको 2025 से 2030 तक आपका सत्ता है, 5 साल के लिए आपको कार्यकाल है, 5 साल के लिए। मान लीजिए बीच में आपको 2027 में युद्ध हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल, याद देखिएगा कौन सा, यहाँ देखिए राष्ट्रीय आपातकाल। ये कैसे आता है? किसी देश के बाहरी आक्रमण से, किसी देश पर बाहरी आक्रमण से, या देश के अंदर शस्त्र का विद्रोह हो जाना, बगावत हो जाना अंदर, तो उससे क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल लाया जाता है। कौन लाता है? राष्ट्रपति। तो इसमें क्या होगा? जब आपातकाल आ जाएगा तो सरकार का 1 साल बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2025 से आपको 2031 तक हो जाएगा। तो इसमें यही बोल रहा है, आपातकाल के लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 वर्ष के लिए। नीचे देखिए क्वेश्चन, नीचे देखते हैं। लोकसभा, देखिए लोकसभा अध्यक्ष चुनाव कौन करता है? तो याद रखिएगा लोकसभा के सदस्य, याद रखिए
लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष है। उसी में कोई सत्ता पक्ष होता है जिसका बहुमत मिलता है, उसी में से वोटिंग कर आपको लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत बुलाया करता है, तब उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखिएगा, जब संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? जब मान लीजिए कि ये लोकसभा में बहुमत पास हो गया कोई बिल पर, राज्यसभा उस बिल को नहीं पास कर रहा है, तो संयुक्त अधिवेशन या कुछ कारण रोक दिया तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। नहीं, इससे क्या होता है, इसमें और बता देते अच्छे से। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? जब यदि दोनों सदनों में विवाद हो जाए, राष्ट्रपति जब विवाद हो जाता है दोनों सदनों में, तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, अधिवेशन बुलाया जाता है। किसको? राष्ट्रपति। इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जेबी मालवणकर। याद है, कौन सा? मालवणकर। लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो याद रखिएगा, पक्ष विपक्ष के मत बराबर हो जाए। मान लीजिए कि आपको 500 है, 500 सीट है, मान लीजिए 250 दोनों ले आया, 250 ले आया दोनों, मगर जीतने के लिए हमको कितना चाहिए? 251 चाहिए, 251 चाहिए। तो इसमें एक वोट आपको लोकसभा अध्यक्ष देंगे, जिसके तरफ वो जीत जाएगा। याद रखिएगा, वो जीत जाएगा। मान लीजिए सत्ता पक्ष के इधर दे दिया आपको, ए की तरफ दे दिया, यहाँ ए है यहाँ बी है, एक तरफ एक दे दिया तो ए जीत जाएगा। एक वोट का वैल्यू हो जाता है। जब इसमें क्या बना, पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर हो जाए, टाई हो जाएगा, तो सब लोकसभा अध्यक्ष जिसके तरफ जाएंगे वो आपको बहुमत जीत जाएंगे, वह सरकार बना लेगा। कौन सा? अनुच्छेद 100, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 100। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को कब अपना निर्णायक मत कास्टिंग वोटिंग, इसी को कास्टिंग वोटिंग बोलते हैं, देने का अधिकार नहीं है, जबकि अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। जब अध्यक्ष को हटाने का बात हो तब आपका लोकसभा का अध्यक्ष अपना वोट नहीं देंगे। यानी कौन सा? अनुच्छेद 96। लोकसभा अध्यक्ष को पद सूची में वरीयता में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 6ठा स्थान। देखिए, जितना भी आपको पद सूची का वरीयता है वो याद रखिएगा, वरीयता क्रम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हर एग्जाम पूछता है। जैसे राज्यसभा के सदस्य कितना है, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कितना है, कैग के कितना है, तो ये सब वरीयता क्रम पूछता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या अपनी दलील सदस्य का त्याग कर देता है? क्या बोल रहा है? लोकसभा अध्यक्ष क्या अपनी दलील सदस्यता का त्याग कर देता है? तो नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। याद रखिएगा, देखिए धन विधेयक में आपको सारे शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के ही पास होता है। देखिए, यह सरकार के खर्चे ये जो धन विधेयक है क्यों लाया जाता है? यह सरकार के खर्च और टैक्स से जुड़ा होता है, यह सरकार से टैक्स से जुड़ा होता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। याद रखिएगा, धन विधेयक आपको केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। अगर लोकसभा आप धन विधेयक लाते हैं तो पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, तब आपको लोकसभा में पेश करना पड़ेगा। याद रखिएगा, पहले आप राष्ट्रपति से अनुमति लीजिए धन विधेयक बिल के बारे में, धन विधेयक मनी बिल के बारे में पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, फिर आप लोकसभा में पेश करेंगे। इसको राज्यसभा के 14 दिन, राज्यसभा कितने 14 दिन तक रोक कर रख सकता है, केवल सुझाव दे सकता है, इसमें बदलाव नहीं कर सकता है। ये राज्यसभा का ज़्यादा पावर नहीं है। 14 दिन सिर्फ रखेगा और सिर्फ सुझाव देगा, इसको न खारिज करेगा, न पूर्ण विचार के लिए दिया जाएगा, न इसे रोक के रख सकता है, कुछ नहीं करेगा। सिर्फ 14 दिन रखना है, उसके बाद 14 दिन रख लेगा और 15वां दिन अपने आप समझ जाएगा कि हाँ राज्यसभा से अपने आप राज्यसभा से पास हो जाएगा। याद रखिएगा, 14 दिन अगर राज्यसभा रख लेता है तो 15वां दिन अपना आप पास समझा जाएगा। तो राज्यसभा का इसमें ज़्यादा पावर नहीं है, इसमें सिर्फ लोकसभा का पावर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार।
लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। या देखिए, लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पूर्व कौन भर सकता है? राष्ट्रपति। अभी बताएं कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा? विश्वास प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर लोकसभा का कार्यकाल को पूरा होने के पूर्व भंग कर सकता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखें, प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, देखिए लोकसभा एक वर्ष से कम कितना सत्र बैठक बुला सकता है? तो याद रखिएगा 2 सत्र। लोकसभा की 2 बैठक के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 महीना। 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 बैठक का लोकसभा में। लोकसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? मतलब टोटल 10 लोग में से 1 लोग होना चाहिए, तभी आपको लोकसभा का काम स्टार्ट होगा। कह रहा है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 में से 1 होना चाहिए। अगर 10 में से 1 लोग प्रेजेंट है तो लोकसभा स्टार्ट हो जाएगा, या लोकसभा का सत्र स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्य के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। देखिए, लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों की बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। राज्यसभा का संगठन या संचार के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद के तहत है। याद रखिए 80। संविधान के संसद के राज्यसभा के बारे में आपको 80 में दिया हुआ है, और संसद के लोकसभा के बारे में 81 में दिया हुआ है। प्रावधान, जितना भी प्रावधान है आपको 81 में दिया हुआ है लोकसभा के, 80 में दिया हुआ है राज्यसभा का। राज्यसभा कितने प्रतिनिधित्व करती है? किसकी प्रतिनिधित्व करती है? तो याद रखिए, राज्यसभा का क्या काम है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का विकास के बारे में क्या देना है, नहीं देना है, इनका काम राज्यसभा का यही काम है। राज्य के बारे में सोचना, उसके उत्थान के लिए, उसके प्रगति के लिए सोचना। कोई घटना हुआ, दुर्घटना हो गया, उसके बारे में भी राज्यसभा सोचती है। तो राज्यसभा का एक प्रतिनिधि क्या होता है? राज्य का संघ के प्रतिनिधि होता है। ये कह सकते हैं कि राज्यसभा क्या है? कोई पूछेगा राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा एक प्रतिनिधि है। किसका? तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का, यूटी का। बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? आपको 250, 250। राज्यसभा के वर्तमान सदस्य कितनी है? 245। अब वर्तमान लोकसभा का 543। 2 आपको एंग्लो इंडिया हट गया है। राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य। किससे? कोई शिक्षा के द्वारा, विज्ञान के द्वारा या कला के द्वारा, इन लोगों के द्वारा ही राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्वनिर्मित जम्मू कश्मीर संघ राज्य की राज्यसभा में कितने सीट है? तो याद रखिएगा 4। जम्मू कश्मीर संघ राज्य की राज्यसभा में, 4 राज्यसभा में कितने सीट है? 4। राष्ट्रपति किन क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा के क्षेत्र में। इन्हीं से 5 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं? कितना? आपको 233 चुने जाता है। उसके बाद 12 मनोनीत किया जाता है, तो टोटल आपको 245 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसा कौन से संघ राज्य क्षेत्र है जिसके सदस्य राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन में भाग लेते हैं? कौन कौन सा? तो याद रखिएगा, आपको कौन कौन सा यूटी है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर में कितना? 4। दिल्ली में कितना? 3। पुडुचेरी में कितना? 1 सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली एवं पुडुचेरी की राज्यसभा
और पांडिचेरी चेरी राज्यसभा कितनी सीट है? तो 3-1। राज्यसभा के लिए निर्धारित सीटों का अनुक्रम अनुसार शीर्ष 4 राज्य कौन सा है? तो यह आपको क्वेश्चन दिया गया। पहले आपको उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र में 29, तमिलनाडु में 18, बिहार और बंगाल में 16। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। और निम्न सदन कौन करता है? तो वहाँ पे संसद सदस्य में से किसी को अध्यक्ष चुनकर, याद रखिएगा। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रफल, कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा। राज्यसभा सदस्य के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये बता दीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में होता है लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा प्लस सभी राज्य का विधानसभा, याद रखिए। कौन सा? विधानसभा। और साथ में यूटी में कौन कौन लेता है भाग में? यूटी में लिया जाता है दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, याद रखिएगा। इतना आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? सिर्फ आपको लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति में केवल लोकसभा, राज्यसभा, याद रखिएगा। इसमें सभी राज्यों के विधानसभा में भाग नहीं लेता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बात याद रखिए। संसद के किस सदन में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से खुले मतदान द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के अनुसार किया जाता है? अनुपातिक, प्रतिनिधि पद्धति एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार। राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर, सभी जनसंख्या के आधार पर। वोटिंग वैल्यू भी जनसंख्या के आधार पर होता है। न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर किसी राज्य को एक स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है? 10 लाख के जनसंख्या पर। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। यह पूछेगा लोकसभा के लिए, आपको पूछेगा लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए तो राष्ट्रपति का आपको बताना है 35 वर्ष, याद रखिए। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ये राज्यसभा क्या हो गया? राज्यसभा के लिए। तीनों बता दी, इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह विघटित नहीं होता है। देखिए, राज्यसभा का आपको 6 साल आता है, इसका कार्यकाल 6 साल आता है, 6 वर्ष रहता है, 6 साल वर्ष। यह हर 2 वर्ष में आपको सदस्य का हटता है और जुड़ता है, हर 2 वर्ष में, याद रखिएगा। हर 2 वर्ष में सदस्य चुनागा हटेगा, याद रखिएगा। जिसका 6 साल पूर्ण गया वो हट जाएगा, फिर अगला 2 वर्ष में जिसका 6 वर्ष पूरेगा वो हट जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्यसभा के कितने सीट सदस्य चुने जाते हैं? 31 सीट। अब बिहार में कितना? 16। और 16 आपको वहाँ पर भी वेस्ट बंगाल में भी। नेक्स्ट देखेंगे, संसद के किन सदन में 1/3 सदस्य हर 2 साल 1/3 मतलब टोटल मान लीजिए कि आपको 245 है ना, इसमें से आपको 1/3 हटेगा हर 2 साल में। संसद किस सदन में 1/3 सदस्य हर 2 साल अवकाश ग्रहण कर लेता है? तो राज्यसभा में अवकाश ग्रहण कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत किए जाने के संबंधित
उपबंध किन देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के। याद रखिए, आयरलैंड के संविधान से आपको 12 सदस्य का जो मनमोनित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनमोनित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, यह आपको आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कौन सा? ये आपको क्या नहीं ये ऑनलाइन है, ये थोड़ा सा आपको एक टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, याद रखिएगा, यह सदस्य नहीं होता। ये तो चुना जाता है किसके द्वारा? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति किसको चुना जाता है? लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। तो ये सदस्य नहीं होता, मगर राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का विघटन कोई नहीं करता, क्योंकि वह हर एक अस्थायी सदन है, वह एक अस्थायी सदन है राज्यसभा, क्योंकि अस्थायी सदन क्यों है कि कभी भी गठित नहीं होता है, हमेशा 1/3 निकलता है, हर 2 साल में 1/3 निकलते जाता है, तो कभी भी विघटन होता ही नहीं है। क्योंकि 1/3 मान लीजिए कि 9 लोग हैं, 3 निकला, फिर 3 जुड़ गया, फिर 3 निकला, फिर 3 जुड़ गया, हर 2 साल में 3 निकला, 3 जुड़ा, 3 निकला, 3 जुड़ा, तो ये विघटन 9 के 9 हमेशा बना रहता है, तो यह विघटन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेता है और तथा उतना ही सदस्य चुने जाते हैं तथा राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये भी बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से 6 वर्ष के लिए किया जाता है, ये भी सही है। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति दोनों के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में से नियुक्त सदस्य सभापति के रूप में कार्य करेगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। याद रखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में से नियुक्त सदस्य सभापति के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, अर्थात इसके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है, इसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? देखिए, जनता जिसे हम चुनते हैं वोट के द्वारा जिसे हम चुनते हैं, फिर वह चुने हुए सदस्य फिर आप राज्यसभा का सदस्य चुनते हैं, तो यह आप अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। प्रत्यक्ष रूप से हमको क्या होता है? विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं प्रत्यक्ष रूप से, मुखिया का प्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा का अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची में वर्णित विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने तथा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन का विशेष अधिकार है, ये भी सही है। सही नहीं, थोड़ा सा टॉपिक है, दे दिए हैं। राज्यसभा का सभापति उपसभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है? राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑनलाइन देखेंगे, देखिए, राज्यों को राज्यसभा में किस आधार पर प्रतिनिधि प्रदान किया जाता है? राज्य की जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष। संसद के किस सदन का विश्वास प्राप्त रहने तक मंत्रिपरिषद अपना पद बने रहता है? तो लोकसभा। आपको बता दिया है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा तो उसमें अगर 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा बहुमत प्राप्त हो गया सत्ता पक्ष को, तो वह सरकार में बने रहेगा। अगर सत्ता पक्ष को 50% से कम बहुमत मिला तो वह लोकसभा विघटन हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 75 में। कि देखिए,
जितना भी काम, मंत्रिपरिषद को ही हम लोग सरकार बोलते हैं। सरकार किसको बोलते हैं? सरकार को, जिसमें पीएम आता है, कैबिनेट आता है, राज्य मंत्री आता है, ये सब सरकार का अंग है। जैसे मान लीजिए 15%, 100 का 15% आपको सरकार रहेगा, बाकी लोग सदस्य रहेगा लोकसभा का। उसके प्रति कोई भी काम होगा, कोई भी क्योंकि कानून किसके हाथ में आ गया, कोई भी सभी विभाग किसके पास है? मंत्री के पास। कोई भी काम होगा, मान लीजिए एक बड़े बेटा का काम, घर में एक बड़े बेटा होता है, उसको काम सौंप दिया जाता है कि तुम यह काम करो। कोई भी काम करेगा तो पूरे फैमिली के प्रति उत्तरदायित्व होगा कि क्या गलत किया, सही किया, मतलब कोई काम गलत हो गया तो जवाबदेही होगा, जवाब देना है आपको क्यों गलत हो गया, तो वही काम ये करता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट देखेंगे, संसद के एक सदन द्वारा पारित विधेयक द्वितीय सदन द्वारा कितने दिन तक अपने पास रहने पर राष्ट्रपति उस पर विचार के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तो याद रखिए 6 महीना तक। कह रहा है संसद के एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा कितने दिनों तक अपने पास रहने पर राष्ट्रपति उस पर विचार के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता था? 6 महीना। 6 महीना तक आप रखेंगे दूसरे सदन में तो संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। या कोई झगड़ा या कोई झगड़ा या विवाद हो गया तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है दोनों सदनों में जब विवाद होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इसमें भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, याद रखिएगा। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? अब सभी लोग जानते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये तो आपको राज्यसभा प्लस आपको लोकसभा द्वारा ही चुना हुआ है व्यक्ति। नेक्स्ट देखेंगे, कुल कितने राज्य मिलकर राज्यसभा का प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? तो याद है कितना? 31। कुल कितने राज्य मिलकर राज्यसभा के प्रतिनिधित्व करते हैं? कितना? आपको 28 राज्य, 3 संघ राज्य क्षेत्र। इसमें 3 कौन कौन आएगा? संघ राज्य क्षेत्र, इसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है और सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति देता है, याद रखिएगा। देखिए राज्यसभा का सभापति आपको राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा और उपसभापति राज्यसभा का उपसभापति किसको देगा? राष्ट्रपति को सभापति को त्यागपत्र देगा। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार किसके पास है? यानी राज्यसभा के पास। क्या क्या? राज्य सूची याद रखिएगा। 3 सूची होता है, राज्य सूची, केंद्र सूची और एक समर्थित सूची, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन का। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस प्रकार के बहुमत द्वारा लिया जाता है? तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत हो गया 50% से एक ज़्यादा, 50% से एक ज़्यादा साधारण बहुमत। किन विधेयकों को पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है क्योंकि इसमें धन विधेयक में क्या होता है? राज्यसभा का कोई पावर नहीं होता है, सिर्फ राज्यसभा सुझाव दे सकते हो, वो भी 14 दिन के अंदर। अगर 15वां दिन हुआ तो अपने आप राज्यसभा से पास हो जाएगा बिल, धन विधेयक या संविधान संशोधन। इसमें कोई नहीं, सब लोकसभा स्ट्रांग होता है, ये सब दोनों में, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में। नेक्स्ट देखेंगे, धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 109 के तहत। राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकते हैं? 14 दिन तक। 15वां दिन अपने आप पास हो जाएगा। संविधान के कौन से 2 अनुच्छेद राज्यसभा के विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? अनुच्छेद आपको 249 और 312। 300 बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद 249 में क्या है? देखिए आपको अनुच्छेद 249 में क्या है? राज्य सूची में से विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित विधि बनाने को संसद के शक्ति, ये आपको 249 में। और 312 में क्या है? 312 में अखिल भारतीय सेवा, तो बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए अनुच्छेद 249 के तहत किसके हित में राज्यसभा राजस्व सूची के विषय पर संसद में कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर सकती है। राष्ट्रीय हित के तहत संसद को नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार कौन प्रदान करता है? तो राज्यसभा। कौन सा? 332 के अनुसार। 332 के अनुसार दोनों आपको ये हो गया अनुच्छेद 32 ये क्वेश्चन हो गया। दोनों नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन मतलब उसको क्रिएट करना, बनाना। संसद का कौन सा सदन मंत्रिपरिषद का विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता? याद रखिए राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाने का, सिर्फ लोकसभा को, सिर्फ लोग को, किसको? लोकसभा को। नेक्स्ट देखेंगे देखिए इसमें देखिए इसमें क्या है, एक विधायक पर संसद के प्रत्येक सदन में कुल कितने वचन होते हैं? तो याद रखिए 3 वचन। इसमें क्या होता है, ये विधायक कोई भी बिल लाने का प्रोसेस होता है, कैसे क्या प्रोसेस, कैसे बिल को लाएंगे, कैसे पढ़ा जाएगा, बिल में क्या संशोधन होगा, क्या बदलाव होगा, कैसे मतदाता होगा, कैसे बहुमत मिलेगा, ये सब इसी चरण में बताया जाता है। इसमें 3 चरण आपको बता दिया जाता है। फर्स्ट चरण क्या है? फर्स्ट वचन में प्रथम वचन में क्या है? प्रथम वचन में है आपको प्रथम वचन में कि मंत्री या कोई संसद मंत्री बिल लाएगा या कोई विधायक मंत्री लाएगा तो सरकारी विधेयक लाएगा। अब मंत्री छोड़ाकर, मंत्री नहीं है, और कोई सांसद बिल लाएगा तो वह गैर सरकारी विधेयक लाएगा। अगर मंत्री कोई सदन में बिल पेश करता है, अनुमति मांगता है किससे? स्पीकर से, पीठासीन अधिकारी से अनुमति मांगता है और खड़ा होकर उस बिल को शीर्षक और उद्देश्य बताता है, पढ़ता है, और इसके बाद भारत के गैजेट पढ़ता है। उसे देखते होंगे संसद टीवी में पढ़ता है, उस बिल को एक क्लॉज पढ़ता है। उसके बाद भारत के राजपत्र गैजेट होता है, भारत के गैजेट, उसमें प्रकाशित होता है। ये क्या होता है? एक सरकारी डायरी होता है, उसमें एक सब आपको छप जाता है। अब होता है नेक्स्ट वचन, द्वितीय वचन। अब द्वितीय वचन में क्या होता है? इसमें बिल को एक प्रावधान, एक क्लॉज को विस्तार से चर्चा और बहस होती है। देखते हैं बहस होता है बिल पर। यदि जरूरत हुआ तो सदन में बिल का पर्वत समिति और संयुक्त समिति क्या होता है? ये दोनों जांच करता है। ये जांच करने का काम है कि हाँ संविधान से रिलेटेड है कि नहीं, क्या समाज से रिलेटेड है, सामाजिक है कि नहीं, ये सब देखता है कौन? पर्वत समिति और संयुक्त समिति। तब वहां होने के बाद, अब क्या हुआ? संसद बिल को बदलाव का सुझाव दे सकता है और न सुझाव नहीं देगा, और उसके सुझाव नहीं देगा तो यह बिल पास वहां से द्वितीय वचन कंप्लीट हो जाएगा। अब तृतीय वचन में क्या होगा? अब तृतीय वचन में इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, सिर्फ बिल को स्वीकार और अस्वीकार करने के लिए अंतिम मतदान होता है। यदि बहुमत मिला, अगर मतदान हुआ तो बहुमत मिला तो बिल को दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन होता है कौन? मान लीजिए पहले लोकसभा में बिल आया तो राज्यसभा में दूसरे सदन में जाएगा, अगर राज्यसभा में आया तो दूसरे सदन लोकसभा में जाएगा। मान लीजिए कि लोकसभा में यह प्रथम द्वितीय तृतीय वचन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सदन में जाएगा। नेक्स्ट सदन में क्या होगा? दूसरा सदन में हूबहू अगर पास कर दिया या संशोधन या सुझाव कर देता है या खारिज भी कर सकता है दूसरा सदन। अगर मान लीजिए कि दोनों सदन में सहमति न बने इस बिल पर, कोई बिल पर, शिक्षा के बिल पर दोनों सदन में सहमति नहीं बने, दोनों सदनों को सहमति न बने, इस बिल पर गतिरोध पैदा हो जाए तो यह राष्ट्रपति क्या करता है? एक संयुक्त बैठक बुलाता है। अब बताते हैं संयुक्त बैठक में क्या होता है। संयुक्त बैठक आपको अनुच्छेद 108 में है, याद रखिए। संयुक्त बैठक इसमें कहता है किसी विधेयक को लेकर संसद के सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति विधेयक को पारित कराने के लिए एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संसद में एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्यों बुलाएगा? किस परिस्थिति में बुलाया जाएगा? जब दूसरे सदन में विधेयक को अस्वीकार कर देता है या दूसरे सदन ऐसा संशोधन करने का प्रावधान किया है कि हाँ इसमें संशोधन होगा तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, या दूसरे सदन 6 महीना तक रोक के रखता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। इन तीन चीज में आपको संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। तो दूसरे सदन में अगर रोक के रख लिया तो, या आपको अस्वीकार किया बिल को, या आपको संशोधन करना चाहता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। अन्यथा हूबहू दूसरे सदन में पास हो गया
कुछ नहीं बदलाव बदलाव कर पास हो गया, तो तृतीय क्या होता है, तृतीय प्रक्रिया में, तीसरा प्रक्रिया में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया तो ये बिल आपको एक्ट बन जाएगा, एक्ट अधिनियम बन जाएगा। पहले बिल बनता है, फिर अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है पूरे प्रोसेस होने के कारण, तो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सरकारी विधेयक को सरकारी विधेयक को संसद में कौन पेश करता है, सरकार के कोई मंत्री। सरकारी विधेयक बोला है, आपको बोले कि मंत्री को पेश करेगा तो सरकारी विधेयक होगा। संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो मंत्री नहीं है, पेश विधेयक में कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है, तो गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। नेक्स्ट देखेंगे, साधारण विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो याद रखें संसद के किसी सदन में। अगर साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक से शिक्षा लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, घटना से लेकर, ये सब साधारण विधेयक में आता है। और धन विधेयक, संविधान संशोधन जैसे वित्त विधेयक, ये सब विशेष विधेयक में आता है, याद रखिएगा। ये विशेष विधेयक आपको सिर्फ लोकसभा में पास होता है, लोकसभा में, याद रखिए। जैसे धन विधेयक होता है, देखते हैं इसमें लोकसभा में पेश किया जाता है, और इसमें पहले जो विशेष विधेयक होता है पहले राष्ट्रपति से अनुमति लिया जाता है। आप जैसे एग्जाम्पल है धन विधेयक, धन विधेयक में क्या होता है, पहले राष्ट्रपति से अनुमति लिया जाता है, फिर उस बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। किस वचन के दौरान परवा और संयुक्त परवर समिति का गठन किया जाता है, तो आपको बताएं द्वितीय वचन के दौरान। द्वितीय वचन में ही जितना बदलाव करना हो, सुझाव करना है, अमेंडमेंट करना, संशोधन करना हो, चर्चा करना हो, जितना काम करना हो, जांच उच करना, सब द्वितीय वचन में ही होता है। द्वितीय वचन के अंदर ही प्रतिवेदन चरण आता है, अंदर ही उसका प्रतिवेदन है। किसी विधेयक को पारित होने के कौन कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है, तो प्रतिवेदन, इसी में जांच ज्यादा होता है। देखिए संसद के चरण में किसके एक एक अनुच्छेद पर विचार पर कर उसे स्वीकार अस्वीकार करती है, तो याद रखिए प्रतिवेदन चरण में, जो कि ये द्वितीय चरण में आता है। द्वितीय चरण में किसी एक संसद में विधेयक को पारित होने का अंतिम अवस्था कौन होता है, किसी एक सदन में, याद रखिए। मतलब लोकसभा में पहले हुआ तो लोकसभा, राज्यसभा में जो पहले हुआ तो राज्यसभा में। एक सदन में विधेयक को पारित होने का अंतिम अवस्था कौन सा होता है, तृतीय चरण। इसके बाद जाएगा दूसरा सदन में जाएगा। किस वचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है, तो याद रखिए तृतीय वचन के दौरान मतदान कराया जाता है। मतदान करने पर पास हो गया तो उसके बाद द्वितीय सदन में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन प्रावधान किया गया है, तो 108 अनुच्छेद के। आपको बता दिए संयुक्त अधिवेशन क्यों बोला जाता है, जब दूसरे सदन विधेयक को अस्वीकार करता है या दूसरे सदन ऐसा संशोधन करना चाहता है, बिल में संशोधन करना चाहता है दूसरा सदन, तब बुलाया जाएगा संयुक्त अधिवेशन। या दूसरा सदन 6 महीना तक रोक के रख लिया है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। सदन को संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक पर विचार के लिए बुलाया जाता है, कौन बुलाता है, तो यह राष्ट्रपति। किसी एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन में कितने दिन तक अपने पास रोक लेता है, तो राष्ट्रपति उस पर विचार के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है 6 महीना। आपको ये सब बता चुके हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष होता है। अब तक कुल कितने बार किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, तो 3 बार। अब बाकी वर्तमान में 4 बार हो गया है, याद रखिए 4 बार। पिछले साल भी एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किन अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है, याद रखिएगा अनुच्छेद 111। देखिए सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनुमति के लिए भेजा जाता है, मतलब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तो यह एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। अनुच्छेद 111, 108 याद रखिए, 108 संयुक्त अधिवेशन, 111 राष्ट्रपति की अनुमति। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ऐसा नहीं कि हम इस वीडियो में सिर्फ ऊपर पढ़ा दिए, लूसेंट लेखा क्वेश्चन करा दिए, बस 1 घंटा में पूरे करा दिए, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा डीपली जाएंगे ताकि आपको कुछ ज्ञान हो सके। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है, तो अनुच्छेद
110, 110 याद रखिए। 108 भी हो गया, 110 भी हो गया, 111 में 111 में धन विधेयक। इसमें आपको बताएं कि धन विधेयक क्या होता है। धन विधेयक यह आपको धन विधेयक एक तरह के सरकार के खर्चे और टैक्स से जुड़ा होता है। इसको पहले राष्ट्रपति को अनुमति लिया जाता है, फिर लोकसभा में बिल पेश किया जाता है और राज्यसभा इसको उसके बाद राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक कर रखेगा। 15 दिन खुद ही आपको पास हो जाएगा राज्यसभा में। उसका कोई हक नहीं है, सिर्फ सुझाव देने का हक है, बदलाव नहीं कर सकता। राज्यसभा बदलाव नहीं, जो भी बदलाव करेगा वो लोकसभा में बदलाव होगा। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन रखेगा और सुझाव देगा। नेक्स्ट देखिए, धन विधेयक को पारित कराने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद तहत है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109। देखिए, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो लोकसभा में। कोई धन विधेयक है यह नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो याद लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ही कहता है कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। याद रखिएगा सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, वित्त विधेयक, मगर कोई हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पैसे के साथ साथ अन्य सामान्य कानून भी शामिल होता है वित्त विधेयक में। देखिए, धन विधेयक में सिर्फ खर्चे और टैक्स से जुड़े होता है और वित्त विधेयक में आपको पैसे के साथ साथ सामान्य कानून भी होता है। टैक्स खर्चा के अलावा कुछ प्रशासनिक बातें भी होता है इसमें। याद रखिएगा, वित्त विधेयक को 2 भाग में बांटा जाता है। याद रखिएगा, धन विधेयक और साधारण विधेयक। याद रखिएगा, वित्त विधेयक को आपको 2 भाग में बांटा जाता है, साधारण विधेयक एवं धन विधेयक। पैसा से रिलेटेड हुआ तो धन विधेयक, और किसी कानून से रिलेटेड हुआ जैसे शिक्षा हुआ, हॉस्पिटल हो गया, सड़क, सामाजिक, रेलवे, ये सब सब साधारण विधेयक में आ जाएगा। इसमें भी राष्ट्रपति के अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति का अनुमति किसमें नहीं होता है। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक में। याद रखिएगा, इसमें राष्ट्रपति का अनुमति नहीं होता है न। इसमें आपको वित्त विधेयक न संविधान संशोधन विधेयक, दोनों में संयुक्त बैठक नहीं होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाए क्वेश्चन में, संयुक्त बैठक किसमें नहीं होता है। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में दोनों में संयुक्त बैठक नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सामान्य वित्त विधेयक को कौन कौन से चरण शामिल किया जाता है। तो बजट प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विभागीय समिति द्वारा जांच, अनुदान की मांग, विनियोग और वित्तीय विधेयक के पारित। विनियोग जानते हैं, विनियोग भी बता देते हैं। विनियोग क्या होता है। क्या होता है कि भारत के जितना भी पैसा है टैक्स द्वारा, किसी जुर्माना द्वारा या किसी फॉर्म भरा रहा है उसका चार्ज द्वारा, तो सब संचित निधि में पैसा जमा होता है। जब बजट पेश होता है और सरकार को अपने कामों के लिए पैसे की जरूरत होती है तो सरकारी खजाने से वह पैसा निकालने के लिए संसद से एक कानून पास करवाती है। उसी कानून क्या बोलते हैं, विनियोग कानून। और यह इसलिए किया जाता है ताकि सरकार अपनी मनमानी न करे और जनता के पैसे के कोई भ्रष्टाचार और या गलत इस्तेमाल न करे। इसी कारण विनियोग विधेयक लाता है ताकि हमें एक रूल कानून हिसाब से पैसा निकाल सके खर्चे के लिए। बजट में जो खर्चा किया जाता है, बजट पर चर्चा और अनुदान के मांग को पर वोटिंग के बाद इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। जब आप चर्चा और अनुदान के मांग पर, क्योंकि वोटिंग और लोकसभा में पेश नहीं किया जाएगा, मान लीजिएगा मनमानी मांग लिए, खर्चा है 10 रुपया और 12 रुपया मांग रहे हैं, तो इसीलिए संसद में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। क्या है कि आप बताएगा विपक्ष कि हाँ इतना खर्चा कहाँ कर रहा है, क्यों हो रहा है इतना खर्चा। तो इसे धन विधेयक की तरह होती है, इसीलिए इसमें लोकसभा सबसे शक्तिशाली होती है। धन विधेयक होता है, इसी लोकसभा शामिल होता है। तो इसीलिए आप विनियोग बता दिए। एक तरह के मान लीजिए किसी बजट में खर्चे के लिए पैसा निकालने के कानून को ही विनियोग विधेयक कहते हैं। बस इतना याद रख लीजिए। वित्त विधेयक को पेश कराने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का सिफारिश है को बोले हैं। किसके के लिए राष्ट्रपति से पहले अनुमति चाहिए। वित्त विधेयक और धन विधेयक के पहले
विधेयक पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति को अनुमति चाहिए। दोनों में धन विधेयक और वित्त विधेयक पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति का अनुमति चाहिए। और संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक में आपको राष्ट्रपति का अनुमति नहीं चाहिए। याद रखिएगा, दोनों हो गया। अनुमति किसको किसको नहीं चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति किसको किसको नहीं चाहिए, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। और वित्त विधेयक और धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को पहले अनुमति चाहिए, फिर आपको बिल पेश किया जाएगा। वित्त विधेयक किन बातों को में धन विधेयक के समान है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है तथा इसे राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही पेश किया जाता है, इसीलिए समान है। वित्त विधेयक किन बातों को धन विधेयक के समान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भी राष्ट्रपति से पहले अनुमति लिया जाता है, ये लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के अंदर सदन में पारित कर दिया जाना चाहिए, सदन में पारित कर देना चाहिए। तो याद रखिएगा 75 दिन। वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के अंदर सदन में पारित कर देना चाहिए, 75 दिन के अंदर। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने का क्या अर्थ है, तो लोकसभा में बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण को पटल पर रखना और वित्त विधेयक पर पुनः स्थापना करना। अनुच्छेद 85 के तहत संसद सत्र बुलाने, सत्रवासन कराने तथा संसद को विघटन कराने का अधिकार किसको दिया गया है, तो राष्ट्रपति को। बता चुके हैं सभी चीज़। आपको सत्र को बुलाना, या देखते हैं कि जब हर साल में जो पहली सत्र होता है उसमें अधिवेशन आपको भाषण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, अध्यक्षता उनका अनुमोदन आपको राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। या प्रथम बार आप इलेक्शन जीते हैं तो फर्स्ट सत्र में राष्ट्रपति ही संबोधित करता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति संबोधित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, संसद के किसी सत्र का स्थगन कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति। स्थगन मतलब क्या होता है, उस समय कुछ समय के लिए रोक देना। स्थगन ये भंग नहीं बोल रहा है, भंग होता है मतलब पूरे खत्म कर देना। विघटन और भंग होता है पूरे तरह से खत्म कर देना। स्थगन मतलब कुछ समय के लिए रोक देना या कोई चीज़ रोक देना, बस इतना ही समझिएगा। संसद के किसी सत्र का अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिक से अधिक कितने अंतराल हो सकता है, तो 6 महीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 6 महीना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो याद रखें अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया हुआ है 368 में। भारत के वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है, तो सभी लोग जानते हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च, ये आपको वित्तीय वर्ष है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 112। देखिए संविधान में कहीं भी बजट का नाम नहीं है, याद रखिए, कहीं भी बजट नहीं दिया हुआ है, याद रखिए, ये नहीं दिया हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण कितना, 112 याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, बजट संसद के समक्ष किसकी अनुमति में रखा जाता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति में। याद रखिएगा, बजट आपको बताया गया है, बजट संसद के समक्ष किसकी अनुमति से रखा जाता है, तो राष्ट्रपति, क्योंकि भी वित्त विधेयक में आता है, वित्तीय विधेयक में आता है, इसी कारण राष्ट्रपति से पहले अनुमति लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बजट के अनुमानित व्यय को किन 2 पृथक मदों में दिखा जाता है, तो ये भारत के संचित निधि आपको बता दिया है। भारत का संचित निधि क्या होता है, टैक्स से, जुर्माना से जितना भी पैसा सरकार को आता है इसी में रखा आता है संचित निधि से। और भारत संचित निधि से व्यय के लिए आवेदित अन्य, भर्ती के लिए मतलब आना और जाना के लिए अन्य। नेक्स्ट देखेंगे, भारत संचित निधि पर भारतीय मर्दों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा 112 के 3 में। 112 के 3 में। इसमें देखिए, संसद में किसी सत्र के स्थगन से क्या अभिप्राय है, तो संसद की बैठक कुछ समय के लिए निलंबन
तथा सत्य का स्थगन कहलाता है, वह सत्य का अंत नहीं है। ये तो बता चुके हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं लौटा सकता? याद रखिएगा 111 के परंतु तहत याद रखिए, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता कौन? राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति को सिर्फ इसमें लोकसभा का ताकतवर होता है। याद रखिए, धन विधेयक में लोकसभा का, राष्ट्रपति राज्यसभा का कोई काम नहीं है, इसमें ज़्यादा पावर नहीं होता है। संसद का सत्रावासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सत्रावासन का क्या तात्पर्य है? किसी चालू सत्र की समाप्ति या अंत को सत्रावासन कहते हैं। देखिएगा, किसी चालू सत्र मतलब इस सत्र को समाप्त कर देना, याद रखिएगा। विघटन मैंने कुछ समय के लिए रोक देना, समाप्त कर देना, याद रखिए। सत्रवासन को, जो सत्र चल रहा है उसको खत्म कर देना, उस सत्र को। मतलब मान लीजिए 2 महीने का सत्र चल रहा है, इसको खत्म कर देना। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति। मतलब आपको जब सत्ता पक्ष का बहुमत नहीं साबित कर सके, लोकसभा में साबित नहीं करेगा, तो आपको लोकसभा विघटन हो जाएगा, या आपको मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर कहेगा कि हम नया चुनाव कराना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति उस समय लोकसभा का विघटन कर सकता है। किन पदाधिकारियों को वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिया जाता है? राष्ट्रपति को, संसद के चारों अधिकारी को, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, अध्यक्ष और उपसभापति को। न्यायाधीश तथा अन्य लेखा परीक्षण का भी कैग होता है, उसको भी सब आपको संचित निधि से पैसा दिया जाता है। किसकी सिफारिश पर अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है? तो राष्ट्रपति के सिफारिश पर। संचित निधि स्थापित करने के बारे में उपवन किसके अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 266 के तहत। संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? तो विनियोग विधेयक। हमको बताया है, जैसे बजट में पैसा चाहिए तो आपको एक कानून लाना पड़ेगा, विनियोग विधेयक, ताकि आप खर्च कितना कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और इसमें सरकार अपनी मनमानी न करे, और जांच भी किया जाता है। याद रखिए, जांच करे ताकि सरकार अपनी मनमानी से पैसा ज़्यादा नहीं निकाल सके, और भ्रष्टाचार वगैरह सब ये सब देखा जाता है इस विनियोग कानून में। नेक्स्ट देखेंगे, तार्किक प्रश्न किसे कहा जाता है? ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर प्रश्नकर्ता सदन में तत्काल मौखिक रूप से चाहता है, तांत्रिक प्रश्न कहलाता है। अर्थात इसके पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है। देखिए संसद प्रक्रिया, ये आपको संसद प्रक्रिया चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है। देखिए, इसमें आपको 4-5 चरण होता है। इसमें आपको 4-5 चरण होता है, मगर मुख्य आपको 3 चरण होता है। फर्स्ट चरण होता है प्रश्नकाल, दूसरा होता है शून्यकाल, और तीसरा होता है मुख्य सत्रकाल। देखिए, इसमें प्रश्नकाल में क्या होता है, ये आपको 11 बजे से चलता है। प्रश्नकाल कब चलता है? 11 बजे से। याद रखिए, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, दोपहर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसमें क्या होता है, जहां संसद मंत्री उनके काम के लिए जवाबदेही ठहराते हैं, सरकार के पास प्रशासनिक कार्य एवं आंकड़े की जानकारी लेना, और लोकहित शिकायत उठाना, फंड की कमी, भ्रष्टाचार के मुद्दे, सड़क की कमी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात इस प्रश्नकाल में उठता है। याद रखिए, प्रश्नकाल में क्या क्या बात उठता है, तो यहाँ पे याद रखिए, सरकार के पास प्रशासनिक कार्य एवं आंकड़े की जानकारी लेना, जैसे कि सरकार के निगरानी करना और सवाल जवाब पूछना। इसमें लोक शिकायत को उठाना, फंड की कमी, भ्रष्टाचार के मुद्दे, सड़क की कमी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात करना, पॉल्यूशन के बात करना। आप देखते होंगे टीवी में, ये सब आपको 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। ये क्या होता है, ये पुराना बात पूछता है, पुराना योजना, जो पुराना बात हुआ था, बीता है, उसमें बता सकता है सड़क की कमी है, सड़क का पैसा कहाँ गया, ये सब पूछता है। याद रखिएगा, ये सब जो पूछने का काम होता है, ये आपको 15 दिन पहले सचिवालय में
संसद के सचिवालय होता है वहाँ पे देना पड़ेगा, ताकि मंत्री इसको इस डाटा को इकट्ठा करके आपको जवाब दे। प्रश्नकाल में क्या होता है, मंत्री जवाब देता है कामकाज के जवाबदेही, इसीलिए इस प्रश्नकाल क्या कहा जाता है, जहाँ संसद मंत्रियों को उनके काम के लिए जवाबदेही ठहराते हैं। इसी से अगर आप 15 दिन पहले नहीं दीजिएगा तो मंत्री डाटा कहाँ से लाएगा, वहाँ पे डाटा लाने के लिए 15 दिन पहले आपको जो प्रश्न पूछना है, अगर विपक्ष को जो प्रश्न पूछना है वो 15 दिन पहले संसद के सचिवालय में जाकर आप वो क्वेश्चन रख दीजिए। वहाँ से मंत्री उठाएगा, पूरा डाटा इकट्ठा कर कर प्रश्नकाल में जवाब देगा। याद रखिएगा संसद में इसमें क्या होता है, तार्किक प्रश्न होता है, अतारांत्रिक प्रश्न होता है, तार्किक प्रश्न होता है, अल्प सूचना प्रश्न होता है। तांत्रिक प्रश्न में क्या होता है, मंत्री उसका जवाब मौखिक देता है, मुंह से जो जवाब देता है उसी समय, और इसी समय आपको पूरक प्रश्न, मतलब आपको पूरक प्रश्न पूछना मतलब होता है कि उसके समय आपको पूछा सवाल को अंदर ही निकाल। जैसे पूरक प्रश्न क्या होता है, जैसे देखते हैं इंटरव्यू लेता था, इंटरव्यूअर सवाल के आंसर के अंदर क्वेश्चन निकाल देना, इसी को पूरक प्रश्न बोलते हैं। मतलब कुछ बोल दिए भ्रष्टाचार हम खत्म कर दिए, तो विपक्ष बोला कि कैसे खत्म कर दिए, तो यही पूछा जाता है तांत्रिक प्रश्न, तारांकित प्रश्न काल में। और अतारांकित प्रश्न काल में क्या होता है, इसका उत्तर लिखित में दिया जाता है। अगर लिखित में, जैसे लंबा कोई रिपोर्ट देना है आपको, लंबा आंकड़ा देना जनसंख्या के, चाहे कोई सी चीज़ को खर्चा वर्चा का, तो ये आपको सिर्फ लिखित दे दिया जाता है। इसको कौन सा अतारांकित प्रश्न होता है। अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है, ये गहरी जानकारी है, गहरा जानकारी जब चाहिए, जैसे लोक महत्व के ऐसा तत्कालिक मुद्दे, जैसे इमरजेंसी पर जो मुद्दा होता है, ऐसे 15 दिन के, इसमें इसका क्या होता है 15 दिन के लिए नहीं रहता है, 15 दिन पहले नहीं, या 10 दिन से कम हो आपको विपक्ष पूछ सकता है, कम 10 दिन से कम समय में, मतलब 2 दिन पहले भी सचिवालय में ये प्रश्न क्वेश्चन रख सकता है, आपको मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। जैसे इमरजेंसी तत्कालिक मुद्दे का बात जानना, जैसे बम ब्लास्ट हो गया, तो बम ब्लास्ट हो गया 2 दिन पहले, सत्र चलने से पहले ब्लास्ट हो गया, तो विपक्ष जाकर सचिवालय में रख देगा प्रश्न कि हाँ कैसे हो गया, क्या होगा, तो आपको आकर प्रश्नकाल के अंदर ही आपको ये बात बोलना पड़ेगा कि हाँ इमरजेंसी के जो गहरी जानकारी है इसको बताना पड़ेगा क्या है ना है। उसके बाद आता है शून्यकाल। शून्यकाल कब से कब चलता है, तो याद रखिएगा 12 बजे से 1 बजे तक, 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें शून्यकाल में ताज़ा घटना के बारे में बताया जाता है, ताज़ा घटना के बारे में याद रखिएगा, इसमें ताज़ा घटना के बारे में बताया जाता है। और अल्प सूचना प्रश्न में भी ताज़ा मुद्दे की बात किया जाता है, बाकी उसमें लोक महत्व के बारे में बात किया जाता है। इसमें संसद बिना पहले बताए हुए सिर्फ सुबह के ही, इसमें क्या था, सुबह को सूचना दिया जाता है देश के किसी ताज़ा घटना या सामान्य को उठा सकते हैं, यदि मंत्री उसे तुरंत जवाब की कानूनी बाध्य नहीं होती तो उसे मुद्दा समान रखा जाता है। शून्यकाल के बाद आपको आता है 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक लंच आता है, लंच ब्रेक आता है। फिर 2 बजे से आपको क्या चलता है, मुख्य सत्र चलता है। इसमें 2 बजे से, इसमें लंच के बाद का काम है यह, इसमें एक नया कानून पेश किया जाता है, नया कानून पेश करते हैं। जैसे नया कानून हो गया, कोई कानून लाना है, यह 2 बजे से 6 बजे के बीच में बहस होता है। आप देखते हैं टीवी खोलते हैं, शाम के बहस चलता है नया कानून पर। आपको 11 से 12 बजे क्या होगा, पुराना बात को चर्चा चलेगा, ये सब रूल है। देखिए प्रश्नकाल में पुराना बात का चर्चा चलता है, और मुख्य सत्र में आपको नया बात का चर्चा चलता है, जो कि आपको 2 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। और प्रश्नकाल में पुराना बात चलता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे से 1 बजे तक इमरजेंसी के बाद जो हाल ही घटना हुआ है उसके बारे में सब बता दी। इसी के अंदर आता है आधे घंटा की चर्चा, इसी के अंदर आता है अल्पकालीन का चर्चा। तो इसमें क्या है, जैसे बजट के दौरान जो चर्चा होता है, पैसा का आवंटन करना, पैसा नीति पर जो बहस होती है, ये सब मुख्य सत्र में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक बीच में होता है। अविश्वास प्रस्ताव लाना, ध्यानाकर्षण लाना, बड़े राजनीतिक कदम इसी सत्र में उठाया जाता है। मकसद, मंत्री अक्सर किसी महत्व घटना जैसी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा घटना पर संसद को जानकारी देने के लिए सरकार की नीति की आलोचना या तारीफ करने अपना भाषण के जरिए सरकार को घेरता है। कौन सा काल में, मुख्य सत्र में, जो 2 बजे से 6 बजे तक चलता है। इसी में भविष्य की योजना, नया बिल लाना, भविष्य की योजना, सब जो आपको नया बिल और भविष्य योजना के बारे में
भविष्य की योजना के बारे में सब मुख्य सत्र में चलता है 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, और इसी के अंदर आता है आधे घंटा का चर्चा। इसमें क्या होता है, जब प्रश्नकाल के दौरान पूछा गया किसी सवाल का जवाब अधूरा है तो उसमें स्पष्ट रूप से जरूरी है कि यह शाम आधे घंटे का चर्चा में चलेगा। जैसे आप पुराना सवाल उसका अधूरा पुराना क्वेश्चन पूछा, विपक्ष पुराना क्वेश्चन पूछा, उसका अधूरा जवाब मिला, अधूरा नहीं मिला, पूरा क्लियर जवाब नहीं मिला, तो यह आधे घंटा का चर्चा में किया जाता है। कब चलता है, यह 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता है। और भी याद रखिए, दिन में सप्ताह में 3 दिन चलता है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, या मंगलवार, बुधवार को तो अल्पकालीन चर्चा चलता है। अल्पकालीन चर्चा क्या था, संसद के लिए लोक महत्व किसी तत्कालीन मुद्दे पर सरकार के विशिष्ट जवाब मांगने का प्रक्रिया है, जो कि 2 बजे बाद होता है। कौन कौन दिन, मंगलवार, शुक्रवार को अल्पकालीन चर्चा चलता है, और आधे घंटा का चर्चा आपको सोमवार, बुधवार, शुक्रवार चलता है। कितना बजे से, 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में। सब याद रखिएगा। सभी अब बता दिए, संसदीय प्रक्रिया सभी बता दिए, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। तारांकित और अतारांकित प्रश्न को पूछने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना सदन को दी जानी चाहिए, तो याद रखिएगा 10 दिन पहले, याद रखिएगा। तारांकित प्रश्न के दिए गए उत्तर का संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न का कौन सा प्रश्न कहता है, पूरक प्रश्न काल। जैसे आप क्वेश्चन पूछे, उस समय आपको फिर क्वेश्चन दाग दिया, आंसर दिए, उस आंसर में क्वेश्चन फिर दाग दिया जाता है। लोकसभा के आधे घंटे की चर्चा के लिए कौन कौन सा दिन नियत किया गया है, तो आपको बताया सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। प्रश्नकाल की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था, तो याद देखिएगा इंग्लैंड में। और शून्यकाल भारत में स्टार्ट हुआ है। भारत में शून्यकाल भारत का देन है, याद रखिएगा। ब्रिटिश कालीन किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम संसदीय प्रश्न उठाने का प्रावधान है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। या ब्रिटिश काल के किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम संसदीय प्रश्न पूछने का प्रावधान था, भारतीय संविधान अधिनियम 1992 के तहत। देखिए, कौन सा प्रस्ताव संसद की कार्यवाही तुरंत रोककर किसी विशेष मामले के विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो कार्य स्थगन काम रोक प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव कम से कम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, तो 50 सदस्यों द्वारा। जो ये प्रस्ताव आता है, ये प्रस्ताव कब आता है, शून्यकाल और मुख्य सत्र के बीच में आता है जो प्रस्ताव आता है। इसी में कटौती प्रस्ताव आता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव लगाता है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें क्या होता है, देश को चलाने के लिए जब भी किसी सांसद को कोई बात रखनी होती है, कोई शिकायत करनी होती है, या सरकार से सवाल पूछना होता है, और वह एक लिखित सुरक्षा देता है, और इस लिखित सुझाव को प्रस्ताव कहते हैं। याद रखिए, प्रस्ताव किसको कहते हैं, बता दिए। किसी शिकायत, घटना इतना के लिए प्रस्ताव होता है, घटना या लिखित सुझाव देना, ये सब। इसमें से सभी जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे। इसमें पूछा है स्थगन प्रस्ताव। देखिए, इस स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, जैसे स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है, ये क्या होता है, कम से कम इसमें 50 सदस्य होना चाहिए, कम से कम। अभी के लिए रोक देना, स्थगन प्रस्ताव मतलब अभी के लिए रोक देना। इसमें क्या होता है, जब संसद में पहले से कोई काम चल रहा हो, लेकिन अचानक देश के कोई बड़ी गंभीर या दुखद घटना घट जाए, तो उस समय चल रहे काम को रोककर उस घटना का चर्चा करना स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। यही बात आपको बोले हैं, ये स्थगन प्रस्ताव। इसमें 50 सदस्य होते हैं। अब देखेंगे नीचे, लोक महत्व के किसी आवश्यक विषय की ओर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है, याद रखिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इसमें क्या होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में जब देश में अचानक कोई बहुत बड़ी घटना घट जाए, बाढ़ आ गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अचानक महंगाई हो गया, तो संसद इस प्रस्ताव के जरिए सरकार का ध्यान अपने तरफ खींचता है। यह शून्यकाल के तरह होता है, जवाबदेही मंत्री को उस मुद्दे पर सदन में खड़े होकर पूरी जानकारी देनी पड़ती है, और सरकार क्या क्या कर रही है ये भी बात बताना होता है। किसमें, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का प्रावधान ने किस क्षेत्र को सीमित किया, तो याद रखिएगा कार्य स्थगन प्रस्ताव को सीमित कर देता है। कार्य प्रणाली में शून्यकाल किस देश से देन है, तो भारत को बताया है।
प्रश्नोत्तर सत्र किसे कहता है? शून्यकाल को, प्रश्नकाल के बाद को शून्यकाल कहता है, जो कि आपको 1 बजे से लेकर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितने हो सकती है? तो 1 घंटा, 1 घंटा चलता है, जो कि आपको जो ताज़ा घटना हुआ इसी शून्यकाल में पर संसद में बहस होगा, ताज़ा घटना के लेकर, याद रखिएगा। सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिए किस मंत्री या शासन के विरुद्ध कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या आता है? कड़ी आलोचना करना या गलती बताना, सरकार का गलती बताना। जब संसद में सदस्यों को लगता है कि सरकार या किसी खास मंत्री ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है या कोई गलत फैसला लिया है, तो वो अपनी नाराजगी दिखाने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव? निंदा प्रस्ताव। हो गया, निंदा प्रस्ताव भी खत्म कर दिया। अब देखते हैं कटौती प्रस्ताव किसे कहते हैं? बजट में मांग को कटौती करने के लिए रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव में क्या होता है? इसमें 1 रुपया का कट भी आता है, याद रखिएगा। सरकार बजट में मांग पैसों को, विपक्ष को लगता है कि पैसा मांगना गलत है, पैसा इतना पैसा मांगना गलत है, बहुत ज़्यादा है, इस पैसे को काटने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, उसी को कटौती प्रस्ताव लगता है। विपक्ष कहता है कि सरकार के योजना को बेकार है, इसीलिए उसने सिर्फ 1 रुपया दिया जाएगा। सब विपक्ष सरकार को 1 रुपया दिया जाएगा। 1 रुपया देने का मतलब 1 रुपया काटना नहीं होता है। 1 रुपया देने का मतलब होता है सरकार को बेइज्जती करना, मजबूरन करना, या बेइज्जती करना, मजबूर करना, 1 रुपया का मतलब होता है, याद रखिए। उसी को कटौती प्रस्ताव लाते ताकि सरकार गलत बजट में पैसा ना मांग करे। अब देखते हैं खर्च की किसी विशेष मांग के जुड़ी नीति को असहमति व्यक्त करने के लिए कौन सी कटौती प्रस्ताव रखा जाता है? तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव। खर्च को कमी लाने के लिए कौन सा कटौती प्रस्ताव लाया जाता है? तो स्थगन कटौती प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव जानते हैं कि सरकार को बहुमत साबित करना पड़ता है, अगर बहुमत साबित नहीं कर पाया तो आपको लोकसभा विघटन हो जाएगा, मतलब भंग हो जाएगा, मतलब लोकसभा खत्म, नया चुनाव होगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का क्या परिणाम होता है? मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र दे देना और लोकसभा भंग हो जाना। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव कब तथा किसके विरुद्ध पेश किया गया था? तो 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध, मंत्री के विरुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए किसी समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। किसको? प्राक्कलन समिति को। यह प्राक्कलन समिति क्या है? देखिए, ये प्राक्कलन समिति मतलब अंदाज लगाना। प्राक्कलन मतलब क्या था? अंदाज लगाना। जब सरकार बजट बनाती है तो वह एक अंदाज लगाती है कि उस देश के चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए। यह समिति उस अंदाज को जांच करती है। जैसे कोई बजट बनता है तो उसमें पैसा जो खर्च होगा उसका जो सरकार अंदाज लगाती है बजट में, कि मान लीजिए बजट आपको 2026 से 2027 चला बजट, तो इसमें सरकार अपना अनुमानित बजट रखती है कि इतना पैसा खर्च होगा। तो उस खर्च को यह क्या करती है? प्राक्कलन समिति जांच करती है कि कहीं सरकार जरूरत से ज़्यादा पैसा तो नहीं मांग रही है, इसी का जांच करती है। जगह ज़्यादा कहीं देखते हैं करप्शन के लिए भी, भ्रष्टाचार के लिए भी ज़्यादा पैसा मांग कर सकता है। तो इसमें क्या होता है? कुल 30 सदस्य होता है। 30 सदस्य इसमें याद रखिए, प्राक्कलन समिति में आपको 30 सदस्य होता है, और भी सिर्फ लोकसभा से, याद रखिएगा, लोकसभा से यह जांच करने के लिए आता है। कौन? प्राक्कलन समिति। याद रखोगे, याद रखिए। प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम गठित की गई थी कब? 1950 में, क्योंकि बजट का जो पैसा का अनुमानित लगाना, उस पैसा को जांच करना। कौन? प्राक्कलन समिति। देखिए, पी से पैसा, पी से प्राक्कलन, याद रखिएगा, ट्रिक हो गया। पी से पैसा, पी से प्राक्कलन। बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय का समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो प्राक्कलन समिति का। नेक्स्ट देखेंगे, प्राक्कलन समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य, वो भी लोकसभा से, सिर्फ लोकसभा से। किस समिति का अनुमान लगाने वाली वित्तीय समिति कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति का। प्राक्कलन समिति का। संसद के किस वित्तीय समिति को राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? तो प्राक्कलन समिति में। देखिए,
किस समिति को पाकलन समिति के जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो ये लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति क्या है? लोक लेखा समिति वह है जो बजट में जो खर्चा हो जाने के बाद रसीद और हिसाब चेक करता है। देखिए, ये खर्चा हो जाने के बाद एक पाकलन समिति है कि बजट में खर्चा पहले जो अनुमान लगाया गया है उसका जांच करा जाता है। ये लोक लेखा समिति क्या होता है? खर्चा हो जाने के बाद, याद देखिएगा, खर्चा हो जाने के बाद बजट में जो खर्चा हो गया है, तो सरकार झूठ भी बोल सकता है कि 1 करोड़ जगह 1.5 करोड़ खर्चा हुआ है, तो उसका जांच करने के लिए लोक लेखा समिति होता है। पैसे सही जगह पर खर्चा, ये भी चेक करता है पैसा सही जगह पर खर्चा होता है कि नहीं। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है और पाकलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उसी लोकसभा के ही अध्यक्ष होता है, इसमें याद रखिएगा। ऐसे कार्य क्या करता है? रिपोर्ट किसको होता है? ये रिपोर्ट सीएजी कैग को रिपोर्ट की जांच करते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ये कैग के रिपोर्ट की जांच करता है। और इसमें चोरी और घोटाला जैसे फिजूल खर्च को जांच करता है कौन? लोक लेखा समिति। कैग भी पता हो कैग क्या है, ये भी बता देते हैं। कैग क्या है? कैग मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। वह सरकारी अधिकारी है जिसके आप देश का मुख्य खजांची और मुनीम कह सकते हैं। खजांची मतलब क्या होता है? खजांची मतलब खजाने पैसे के चाबी होते हैं, इसी को खजांची बोलता है। सरकार जनता के जो पैसा टैक्स लेती है उस सही जगह पर खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है देखता है कौन? कैग देखता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण देखता है। सरकार सही जगह पर पैसा फिजूल खर्च तो नहीं कर रहा है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होती है जिस पर सरकार का कोई दबाव नहीं होता है। इसका कार्य क्या है? पैसे की जांच करना, हिसाब किताब करना, फिजूल खर्चा पर नजर रखना। सीएजी अपना काम खत्म करने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है जो कि राष्ट्रपति को देती है। यह देखिए कैग क्या होता है? कैग 6 साल का कार्यक्रम होता है। कैग का कार्यकाल 6 साल और 65 वर्ष की आयु तक। जो पहले हो जाए वो खत्म हो जाएगा। वर्तमान में कैग कौन है? तो श्री के संजय मूर्ति, याद रखिएगा। ये आपको 2024 में बने थे, नवंबर 2024 में। ये 6 साल रहेंगे आपको 2030 तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपको। देखिए, लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितना होती है? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा 15, राज्यसभा 15। संसद के किस समिति के अध्यक्ष विपक्ष की किसी सदस्य बनाया जाता है? तो लोक लेखा समिति को क्या काम? एक खर्च हो जाए, बजट में जो खर्च हुआ उसका जांच करना। संसद के सबसे पुरानी वित्त समिति कौन है? तो लोक लेखा समिति। अब देखिए, लोक लेखा समिति क्या है? कैग का जांच करता है, याद रखिए। कैग का रिपोर्ट होता है उसका जांच करता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1921 में। लोक लेखा समिति अध्यक्ष किस नियुक्त किया जाता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। सरकारी व्यय को संबंध में निम्नलिखित महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की जांच किस समिति द्वारा किया जाता है? तो लोक लेखा समिति के द्वारा। विश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा। ये भी जानते हैं विश्वास कि हाँ, आप जब लोकसभा में है तो आपके पास संसद के सदस्य का सपोर्ट है कि नहीं, आपके पास बहुमत है कि नहीं, ये इसी चेक किया जाता है विश्वास प्रस्ताव। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया था? अनुच्छेद 87 के। राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण कब होता है? तो लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में और आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। भी बता चुके हैं, याद रखिएगा। देखिए, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को। आम व्यय को दुरुपयोग एवं अनियमित को संसद के समक्ष उजागर करने का कार्य किस समिति के है? तो लोक लेखा समिति के पास। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का कार्य किन समिति द्वारा किया जाता है? वित्तीय समिति एवं पाकलन समिति, लोक लेखा एवं लोक उपकरण समिति द्वारा। लोक
लोक उपक्रम समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1 मई 1964 को। 1964 को लोक उपक्रम समिति क्या है ये भी बता देते हैं। ये क्या है? यह सरकारी दुकान एवं फैक्ट्री का हिसाब रखता है। सरकारी दुकान एवं फैक्ट्री का हिसाब लगता है। मतलब सार्वजनिक उपकरण कौन सा होता है? सार्वजनिक PSU जानते होंगे, जो LIC होता है, एयर इंडिया होता है, सेल होता है, भेल होता है। ये कंपनी जनता के पैसे से चलती है, इसीलिए यह समिति जांच करती है कि यह कंपनी सही से चल रही है या नहीं चल रही है और मुनाफा कमा रही है या नहीं रही है। यही जांच करता है कौन? सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक मतलब ये भी समझ जाइए, PSU LIC होता है, जो शेयर होता है सरकार का। इसमें 22 सदस्य होता है। इसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य। इसका अध्यक्ष होता है सत्ता पक्ष के कोई भी, सत्ता पक्ष का, विपक्ष नहीं तो सत्ता पक्ष का। इसका कार्य क्या होता है? कंपनी के हिसाब देखना। एक इसका कार्य होता है लोक उपक्रम समिति का कार्य क्या होता है? कंपनी का हिसाब देखना। कैग के रिपोर्ट की जांच कैग इस रिपोर्ट की जांच करते हैं। कैग इस रिपोर्ट के जांच करती है। कैग इस कंपनी के कोई गलत निकलता है तो जांच करती है। याद रखिएगा, ये बता दिए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मालवंकर के प्रयास से किसी समिति का गठन किया गया था? तो कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर 1964 में सरकारी उपक्रम समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं देखिए, 1964 में निकला था। लोक उपकरण समिति कुल कितने सदस्य होते हैं? तब 22 सदस्य। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 15। लोक उपक्रम समिति सदस्य में से एक सदस्य कौन? एक समिति का अध्यक्ष नियुक्त होता है, लोकसभा के अध्यक्ष। किसी समिति द्वारा सरकारी उपक्रमों की मित्र व्ययिता लाने एवं संगठन प्रबंधन एवं उत्पादन में सुधार करने और उसकी समुद्रीकरण करने के बारे में सुझाव दिया जाता है। तो कौन? लोक उपक्रम समिति द्वारा। संसदीय समिति का गठन किस नियम के तहत किया जाता है? तो याद देखिए, संसदीय प्रक्रिया और कार्यचलन नियमों के तहत। वर्तमान काल में समिति प्रणाली का विकास किस अधिनियम के तहत हुआ था? तब मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, संसद के वित्तीय समिति कौन होते हैं? तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक सरकारी उपकरण समिति। याद रखिए, संसद के वित्तीय समिति में आता है, इंपॉर्टेंट है। संसद की अस्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति कौन सा होता है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है? तो लोकसभा में। सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए नियमों का सिफारिश कौन सी संसदीय समिति करती है? तो प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट देखेंगे, विभिन्न विभाग मंत्रालय के बजट मांगे, वार्षिक रिपोर्ट, विधायक तथा दीर्घकालीन नीतियों पर विचार के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो विभागीय समिति का। संसद के जांच समिति कौन कौन सी है? तो विशेष अधिकार समिति, याचिका समिति और आचार समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है। जांच समिति अब याद रखिएगा कौन कौन विशेष अधिकार। जांच समिति क्या है? देखिए, अभी जांच समिति में क्या होता है? संसद के में सभी सदनों का व्यवहार या जनता की बड़ी शिकायतों की जांच करती है। जांच समिति में क्या था? संसद के व्यवहार और जनता की बड़ी शिकायतों की जांच करती है। जो जनता जो शिकायत किया था उसका जांच करना। इसमें याचिका भी होता है। याचिका में क्या, जनता उन शिकायतों या याचिका को सुनिश्चित करता है जो संसद में पेश की जाती है। विशेष अधिकार क्या होता है? तो किसी सदस्य या बाहरी व्यक्ति ने संसद के विशेष अधिकार को तोड़ा है, विशेष अधिकार को तोड़ा है, इसी का जांच किया जाता है विशेष अधिकार जांच समिति द्वारा। और आचार संहिता क्या होता है? आचार संहिता होता है क्या? वो आपका व्यवहार या आपका आचरण को जांच करना। यह समिति यह देखती है कि क्या संसद के अंदर और बाहर एक अच्छे नागरिक और नेता के तरह व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं। यह काम किसका है? आचार जांच समिति का। नेक्स्ट देखेंगे, संसद अथवा उसके सदस्यों के विशेष अधिकार उल्लंघन के मामले की जांच किस समिति करते हैं? विशेष अधिकार जांच समिति द्वारा। नियम समिति संसद के किस सदन में गठित की जाती है? दोनों सदनों में। नियम समिति संसद के सदन में गठित की जाती है, दोनों सदनों में।
लोक सेवा की नियम समिति 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के नियम समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 16। लोक उपकरण समिति अब आपकी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा के अध्यक्ष को। विभागीय समिति की स्थापना की सिफारिश किसने कब की थी? नियमित समिति ने कब? 1989 में। नियत समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम किन 3 विभागीय समिति का स्थापना किया था? कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। आपको बताते नियम समिति क्या? नियम समिति यह सदन के कार्यवाही या चलने के नियमों पर विचार करती है और नए नियम बनाने का सुझाव देती है। क्या देखिए कौन? नियम समिति यह सदन के चलने के नियम पर विचार करती है। याद रखिएगा, नियम समिति संसद के चलने के नियम को पर विचार करती है। नियम समिति 1991 के सिफारिश के फलस्वरूप कुल कितने विभागीय समिति की स्थापना हुआ था? तो याद रखिएगा, स्थापना 1993 में किए गए थे 17। देखिए, नई समिति प्रणाली कब आरंभ की गई थी? तो 1993 में। विभागीय समिति की संख्या 17 से बढ़कर 24 कब की गई थी? तो याद रखिएगा 2014 में। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा के नियम समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा के अध्यक्ष। सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की संबंधित सीमित समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है और उससे कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 15 सदस्य। कार्य मंत्रणा समिति का गठन संसद के किस सदन में किया गया जाता है? तो दोनों सदनों में। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 10। कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यथास्थिति अध्यक्ष एवं सभापति। संसद के विधायी तथा अन्य कार्यों को करने के लिए समय का निर्धारण किस समिति द्वारा किया जाता है? कार्य मंत्रणा समिति द्वारा। इसमें क्या होता है? यह सदन के कामकाज का समय तय करती है। कौन सा? कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति क्या करते हैं? यह संसद के कामकाज का समय तय करती है। सरकार आश्वासन समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो याद देखिए 1953 में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधित समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अधीनस्थ विधान संबंधित समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य। संसद ने प्रस्तुत दस्तावेज संबंधित समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो यह देखिए 1975 में। कौन कौन सी समिति सेवा समिति है? तो वेतन भत्ता समिति, आवास समिति, ग्रंथालय समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारा समिति होता है। छानबीन समिति होता है और आपको नियमित समिति होता है, सदस्य के अनुपस्थिति संबंधित समिति होता है, कार्य मंत्रालय समिति होता है, आचरण समिति होता है, बहुत सारा सरकारी स्वशासन समिति होता है। इस सब को अगर डिटेल से पढ़ा जाए तो और 1 घंटा लग जाएगा। संसद सदस्यों का वेतन भत्ते किस अधिनियम के तहत नियत किया गया था? संसद सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम 1954 के तहत। वेतन भत्ता समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1954 में। क्या कहता है वेतन भत्ता? क्या कहता है? उनका देख रेख करता है, किसका वेतन, किसका भत्ता मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये सब। संसद सदस्य को भोजन, आवास, चिकित्सा आदि मामले को देखने के लिए किस समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में किया गया था? तो आवास समिति द्वारा। याद रखिए आवास समिति को। किस विशिष्ट मामले में जांच करने तथा
प्रतिवेदन देने के लिए समिति का गठन सर्वप्रथम किस मामले में किया गया? तो क्या था? तो मुदगल के मामले में 1951 में। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला की जांच हेतु किस गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC का अध्यक्ष कौन किया था? PC चाको। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए, यह आपको वन लाइनर करा दिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको MCQ कराएंगे। अगर मुझसे कुछ वर्ड बोलने में या कुछ मिस्टेक हुआ है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा शुरुआती अभी यूट्यूब चैनल है। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में आप लोग का मैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए समाप्त करते हैं यहीं पे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपको MCQ।